ड्रिंक खरीदते समय मुझे अचानक पता चला कि मैं ड्रिंक पर जीतने की संभावना देख सकता हूँ। इसलिए अपने अनुमान की पुष्टि करने के लिए मैंने यह 100% संभावना वाली ड्रिंक खोली। नतीजा सच में एक और बोतल जीतने का निकला। क्या मैं अब पलटकर अपनी जिंदगी बदलने वाला हूँ? इसके बाद मैंने जानबूझकर 0% संभावना वाली एक ड्रिंक चुनी। खोलने के बाद सच में उस पर लिखा था धन्यवाद। फिर आइए, ये देखकर मैं इतना उत्साहित हुआ कि लगभग उछल पड़ा। लगता है मुझे सच में एक जबरदस्त सुपर पावर मिल गई है। लेकिन फिर भी मैंने चेहरे पर शांति बनाए रखी ताकि कैशियर का ध्यान मेरी ओर न जाए। इसके बाद मैंने उसी तरीके को दोहराया और मजे से ब्लैक टी पीते हुए आगे बढ़ा। यूं तुम्हारा काम पर देर से आना ही काफी नहीं था, अब तुम यहाँ सहकर्मियों को रिश्वत भी दे रहे हो। अगर काम नहीं करना है तो अभी के अभी दफा हो जाओ। सहकर्मियों ने यह दृश्य देखा तो तुरंत अपनी अपनी जगह लौट कर काम करने लगे। सिर्फ मैं अकेला वहीं खड़ा रह गया। इस समय मेरे चेहरे के भाव पहले की तरह किसी गुलाम जैसे नहीं थे, बल्कि उन पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। महिला बॉस ने मुझे देखकर हैरान होकर मुंह खोला और कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन मैंने हाथ उठाकर इशारा किया और ड्रिंक सीधे उसके चेहरे पर उछाल दी। इसके बाद सबकी हैरान नजरों के बीच में मुड़ा और वहां से चला गया। अब मेरे पास सफलता की दर थी। काम पर जाना ये तो संभव ही नहीं था, इस जिंदगी में कभी नहीं। इसलिए कंपनी से बाहर निकलने के बाद मैं सोचने लगा कि इस सफलता की दर का इस्तेमाल करके पैसे कैसे कमाए जाए। और सबसे पहले मेरे दिमाग में जुए का बाजार आया। ठीक जियांग है सिटी में एक छोटा सा जेड मार्केट था। सुना था वहां के पत्थर म्यांमार से लाए जाते थे और जेड के कारोबार में हमेशा से एक कहावत मशहूर थी, एक अट से गरीब एक अट से अमीर। लेकिन अब मैं सफलता की दर देख सकता था, इसलिए मेरे लिए सिर्फ एक ही नतीजा होगा, वह था एक अट में तुरंत अमीर बन जाना। इसलिए मैंने हाथ देकर एक टैक्सी रोकी और सीधे जेड मार्केट की ओर तेजी से निकल पड़ा। जेड मार्केट में पहुंचने के बाद मैंने एक खाली कोना ढूंढा और फोन निकालकर अपना बैलेंस देखा, लेकिन मेरे पास सिर्फ 1200 युआन थे। इतने पैसों में प्रीमियम इलाके की बात तो दूर, मिड रेंज इलाके के पत्थरों का कचरा भी नहीं खरीदा जा सकता था। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं घबराया और सीधे सबसे बाहरी किलो वाले कच्चे माल के इलाके में चला गया। जिसे किलो वाला कच्चा माल कहा जाता है, वह असल में सामग्री के गड्ढे से छांटकर बचा हुआ किनारे का माल होता है, जिसे चीनी की पत्ता गोभी की तरह किलो के हिसाब से बेचा जाता है। लेकिन इसमें 99.9% शायद सिर्फ साधारण पत्थर ही होते थे। मगर मेरे लिए यह माल खरीदने की जन्नत थी। इसलिए मैंने गहरी सांस ली और अपना ध्यान सामने पड़े पत्थरों के ढेर पर केंद्रित किया। इसके बाद मेरी आंखों के सामने सफलता की दरों की एक एक पंक्ति दिखाई देने लगी। लेकिन नजर दौड़ाने पर पूरे स्टॉल पर मौजूद सैकड़ों पत्थरों के ऊपर दिखने वाली संख्या सभी 0% थी। इसलिए मैंने बेबसी से सिर हिलाया। लगता है ये किलो वाले कच्चे माल सच में बहुत घटिया थे। लेकिन मैं निराश नहीं हुआ और स्टॉल के साथ साथ आगे बढ़ते हुए एक एक पत्थर को देखता रहा। 10 मिनट बाद मेरी आंखें तक थक गईं, लेकिन एक भी 100% वाला पत्थर नहीं मिला। तभी जब मैं दूसरे स्टॉल पर जाकर तलाश जारी रखने वाला था, कोने में पड़ा एक साधारण सा पत्थर अचानक मेरा ध्यान खींचने लगा। उसके ऊपर साफ तौर पर एक 100% सफलता की दर चमक रही थी। ये देखकर मैंने अपने तेजी से धड़कते दिल को बड़ी मुश्किल से शांत किया। फिर बेपरवाही का नाटक करते हुए उस कच्चे पत्थर को उठाया और लाओबान से पूछा कि यह कितने का है। सामने वाला मूंगफली चबाते हुए सिर तक नहीं उठाया और बोला कि किलो वाला कच्चा माल 200 युआन का है, जितना चाहो चुन लो। इसलिए मैंने बिना कुछ कहे तुरंत पैसे दिए, पत्थर उठाया और पास रखी कटिंग मशीन की ओर चला गया। पत्थर काटने वाले बुजुर्ग कारीगर ने जब मेरे हाथ का पत्थर देखा तो वह हंसे बिना नहीं रह सका। हे नौजवान, पहली बार खेलने आए हो ना, इस तरह का घटिया कच्चा माल भी चुनते हो? इस पत्थर की बाहरी परत पर जरा भी अच्छा संकेत नहीं है। अगर इसमें कुछ निकला तो मैं सीधे कटिंग मशीन खा जाऊंगा। तुम इसे खा लोगे? लेकिन मैं फिर भी चेहरे पर शांति बनाए रहा और उनकी हंसी का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैंने बस हल्के से कहा, मास्टर कृपया इसे बीच से सीधे काट दीजिए। मेरी बात सुनने के बाद सामने वाले ने बेबसी से सिर हिलाया, फिर पत्थर को अच्छी तरह से स्थिर किया और स्टार्ट बटन दबा दिया। कानों को चुभने वाली घर्षण की आवाज के साथ कटिंग मशीन चलने लगी। लेकिन सिर्फ 1 मिनट बाद ही मशीन रुक गई। बुजुर्ग कारीगर ने लापरवाही से पत्थर उठाया और कपड़े से सामने का हिस्सा यूं ही पोंछ दिया। नतीजा, अगले ही पल उसकी पहले सामान्य दिख रही आंखें अचानक इतनी बड़ी हो गईं जैसे बाहर निकल आएंगी और उसके हाथ तक कांपने लगे। जा हरा है, हे भगवान! अरे वाह, ये तो सच में नूजोंग है। हालांकि थोड़ा छोटा है, लेकिन एक पेंडेंट या अंगूठी बनाने के लिए बिल्कुल काफी है। अभी जो बड़ा भाई कटिंग मशीन खाने की बात कर रहा था, उसकी आंखें इस समय बिल्कुल स्थिर हो गई थी। वह तुरंत मेरे पास आ गया और बोला कि वह 3000 युआन देकर इस कच्चे माल को खरीदना चाहता है। इस समय मेरे दिल में बेहद खुशी थी, लेकिन चेहरे पर फिर भी कोई भाव नहीं था। 200 युआन से 3000 युआन, यह मुनाफे की दर सच में बेमिसाल थी। लेकिन मैं जानता था कि इंसान को ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए। यह सिर्फ पहला कदम था जिसका इस्तेमाल शुरुआती पूंजी जमा करने के लिए करना था। इसलिए मैंने खुशी खुशी सौदा कर लिया। 3000 युआन खाते में आते ही मैं सीधे मिड रेंज इलाके की ओर चला गया। यहाँ के कच्चे पत्थरों की बनावट बाहर की तुलना में साफ तौर पर बहुत बेहतर थी। पत्थरों की बाहरी परत पर भी हल्के हल्के तथा कठिन
पाइन फ्लावर और जाल जैसी बनावट दिखाई दे रही थी। ये देखकर मैंने तुरंत सफलता की दर से पूरे इलाके को स्कैन करना शुरू कर दिया। जेड निकलने की संभावना 0%, 0%। इस तरह मैं लगभग आधे घंटे तक घूमता रहा और आखिरकार एक स्टॉल के सामने रुक गया। वहां स्टॉल के बिल्कुल बीच में तरबूज के आकार का एक कच्चा पत्थर रखा हुआ था और उसके ऊपर चमक रही संख्या ने मेरे दिल को खुशी से भर दिया। जेड निकलने की संभावना 100%। इसलिए मैं पास जाकर ध्यान से देखने लगा। नीचे एक पंक्ति में छोटे अक्षर भी दिखाई दी। मेरे दिल में अचानक खुशी की लहर दौड़ गई। ये तो ग्लास किस्म के बाद सबसे बेहतरीन किस्म है। अगर इसे काट कर निकाल लिया जाए तो कुछ दसियों हजार की तो बात ही छोड़ो, 1 लाख से ज्यादा भी मिल सके हैं शायद। इसलिए मैंने गहरी सांस ली और उस पत्थर की ओर इशारा करते हुए मालिक से उसकी कीमत पूछी। सामने वाला दुबला पतला अधेड़ आदमी था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखने के बाद मेरे साधारण कपड़ों को देखकर कहा, वह पत्थर पुराने खदान का माल है, इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, एक कीमत 28,000। ये सुनते ही मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई, क्योंकि अभी मेरी जेब में कुल मिलाकर सिर्फ 3,000 युआन के आसपास थे। 28,000 का तो एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं था। जब मैं सोच रहा था कि क्या पहले कहीं और जाकर कुछ पैसे जुटा लूं, तभी मेरी आंखों के कोने से अचानक उस हाई आइस किस्म के कच्चे पत्थर के पास एक लंबा सा पत्थर दिखाई दिया, जिसे मेज के कोने के नीचे लगाया गया था। उसके ऊपर भी एक पंक्ति में लिखा था, जेड निकलने की संभावना 100%, किस्म आइस नुजोंग पिया हुआ। ये देखकर मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। सच में आसमान कभी किसी इंसान के सारे रास्ते बंद नहीं करता। इसलिए मैंने जानबूझकर अफसोस से सिर हिलाया और कहा कि 28,000 बहुत महंगा है, मैं इसे खरीद नहीं सकता। इसके बाद मैंने पैर से हल्की सी ठोकर मारी और ऐसा दिखाया जैसे गलती से उस लंबे पत्थर से टकरा गया हूँ। मालिक, आपकी यह मेज भी ठीक से स्थिर नहीं है। मुझे यह टूटा फूटा पत्थर काफी लंबा लग रहा है। इसे घर ले जाकर अपने कुत्ते के दांत घिसने के लिए इस्तेमाल कर लूंगा। कितने में देंगे? छोटे भाई, तुम भी कमाल करते हो। वह तो मैंने उठाकर मेज के कोने के नीचे लगाने के लिए रखा हुआ बेकार पत्थर है, लेकिन अगर तुम्हें चाहिए तो 800 युआन देकर ले जाओ। क्या एक टूटे हुए पत्थर के 800 युआन 300 में दोगे? नहीं दूंगा। तो मैं चलता हूँ। ठीक है, ठीक है, देख रहा हूँ कि तुम सच में खरीदना चाहते हो, तो 300 युआन में ले जाओ। इसके बाद मैंने QR कोड स्कैन करके भुगतान किया और उस लंबे पत्थर को उठाकर एक बार फिर कटिंग मशीन के सामने पहुंच गया। लेकिन इस बार मैंने मास्टर से इसे काटने के लिए नहीं कहा, बल्कि एक ग्राइंडर उधार लिया और खुद इस कच्चे पत्थर पर एक छोटा सा कट लगाने का फैसला किया, क्योंकि सफलता की दर से मुझे पता चला था कि इस कच्चे पत्थर की बाहरी परत जेड की दरार के काफी करीब है। अगर कटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया तो अंदर मौजूद जेड को नुकसान पहुंच सकता था। ग्राइंडर के घिसने के साथ ही एक नीला हरा रंग अचानक बाहर दिखाई देने लगा। इसके बाद जो बाजार पहले शोर से भरा हुआ था वह एक सेकंड के लिए शांत हो गया और फिर अचानक चारों तरफ से ठंडी सांस खींचने की आवाजें आने लगी। हे भगवान, यह आइस नुजोंग है और ये पियाओ लान हुआ भी है। इसका पानीपन और बेस तो कमाल का है। इसी समय पत्थर बेचने वाला मालिक वहां से गुजर रहा था। ये दृश्य देखते ही उसके हाथ का थर्मस सीधे जमीन पर गिर गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो बेकार पत्थर उसने मेज के कोने के लिए सिर्फ 300 युआन में बेच दिया था, उसमें से बेहतरीन आइस नुजोंग निकल आएगा। और अभी मैं पत्थर को पूरी तरह से घिस भी नहीं पाया था कि मेरे आसपास पहले ही कई बड़ी ज्वेलरी दुकानों के खरीदारों की भीड़ जमा हो गई। छोटे भाई, इसे और मत घिसो। जितना ज्यादा घिसोगे जोखिम उतना बढ़ेगा। मैं 20,000 में सीधे खरीदता हूँ। तुम्हारे 20,000 गए भाड़ में। छोटे भाई, मैं 40,000 देता हूँ। 50,000, मैं 50,000 देता हूँ। नकद अभी तुरंत ट्रांसफर कर दूंगा। लोगों की लाल आंखों से बोली लगाने की हालत देखकर मेरे मन में ठंडी हंसी आई, क्योंकि सफलता की दर से मैं पहले ही पता लगा चुका था कि इस आइस न्यूजोंग को 60,000 युआन में बेचा जा सकता है। लेकिन मैं यह भी अच्छी तरह जानता था कि अभी ज्यादा दिखावा करना ठीक नहीं था और मेरे लिए 50,000 युआन भी शुरुआती पूंजी के रूप में काफी थे। इसलिए मैंने तुरंत इसे उस मोटे मालिक को बेच दिया जिसने 50,000 की बोली लगाई थी। फोन पर 50,000 से ज्यादा की रकम देखकर मैंने लंबी सांस छोड़ी। नौकरी छोड़ने से लेकर अब तक सिर्फ 2 घंटे से भी कम समय में मैं एक गरीब इंसान से 50,000 युआन की बचत वाला इंसान बन गया था। तो सुपर पावर होने का एहसास ऐसा होता है। लेकिन मैंने यह भी देखा कि आसपास कुछ बुरे इरादे वाले लोग मुझे घूर रहे थे और जेड बाजार का माहौल बहुत गहरा था। अगर मैं इसी तरह हर बार सही निशाना लगाता रहा तो शायद मैं इस जगह से बाहर भी नहीं निकल पाता। इसलिए मैंने लोगों की अनिच्छुक नजरों के बीच बिना किसी हिचकिचाहट के तेज कदमों से वहां से निकल गया। जेड बाजार से बाहर निकलने के बाद दोपहर के 1 बज चुके थे। इसलिए मैंने पहले कुछ अच्छा खाने और खुद को इनाम देने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही मैं सड़क के कोने तक पहुंचा, मैंने एक लॉटरी की दुकान के बाहर लोगों की भीड़ देखी। पता चला कि दुकान में अभी अभी नई स्क्रैच लॉटरी आई थी। बहुत से लोग मेज पर झुककर ध्यान से उन्हें खुरच रहे थे और उनके मुंह से बीच बीच में पछतावे और गुस्से की गालियां निकल रही थीं। ये दृश्य देखकर मैं रुक गया और मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जुए से पैसे तो कमाए जा सकते हैं, लेकिन इससे बहुत आसानी से लोगों की नजर लग जाती है। इसके मुकाबले स्क्रैच लॉटरी
लॉटरी जैसी चीज में अगर इनाम निकल भी जाए तो दूसरे लोग सिर्फ यही समझेंगे कि तुम्हारी किस्मत चमक गई और सब कुछ भाग्य के भरोसे हुआ। इसलिए शुरुआती पूंजी जल्दी जमा करने के लिए इससे बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता। लॉटरी की दुकान में जाने के बाद मैंने देखा कि मालिक ग्राहकों के छोटे इनाम बदलने में व्यस्त था। इसलिए मैं काउंटर के सामने खड़ा होकर तरह तरह की स्क्रैच लॉटरी की ओर देखने लगा। इसके बाद परिचित सफलता की दर फिर से मेरी आंखों के सामने दिखाई देने लगी। इनाम निकलने की संभावना 0%, इनाम निकलने की संभावना 0%, इनाम निकलने की संभावना 100%, इनाम 10 युआन। मैंने पूरे स्टॉल को एक बार स्कैन किया और पाया कि 90% से ज्यादा स्क्रैच लॉटरी में कोई इनाम नहीं था। बाकी में भी अगर इनाम निकलता था तो 10 या 20 युआन जैसे सिर्फ ऐसे वापस करने वाले इनाम ही थे। कोई आश्चर्य नहीं कि वे लोग सिर पर पसीना आने तक खुरच रहे थे, फिर भी किसी को अमीर होते नहीं देखा। जब मुझे लगा कि इस दुकान में कोई बड़ा इनाम नहीं है, तभी अचानक मेरी नजर सबसे नीचे मौजूद 30 युआन प्रति टिकट वाले गुड लक 10 टाइम्स वाले हिस्से पर पड़ी। वहाँ एक लॉटरी टिकट के ऊपर चमकदार 100% दिखाई दे रहा था। इनाम 1 लाख युआन। ये देखकर मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। 1 लाख युआन भले ही सबसे बड़ा इनाम नहीं था, लेकिन फिर भी यह एक बड़ी अप्रत्याशित रकम थी। इसलिए मैं शांत चेहरे के साथ वहां चला गया, लेकिन मैंने सीधे उस 1 लाख युआन वाली स्क्रैच लॉटरी को नहीं उठाया, क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक टिकट खरीदकर सीधे 1 लाख युआन जीत जाता तो मालिक को जरूर शक होता कि मेरे पास कोई अंदर की जानकारी है या नहीं। इसलिए दूसरों की नजरों से बचने के लिए मैंने हाथ से उस गुड लक 10 टाइम्स वाली किताब की ओर इशारा किया और मालिक से सीधे 5 टिकट निकालने को कहा। इस तरह वह 1 लाख वाला टिकट, उसके ऊपर और नीचे वाली कुछ टिकटों समेत मैंने उन सभी को एक साथ खरीद लिया। इसके बाद मैं उन 5 स्क्रैच लॉटरी टिकटों को लेकर पास वाली मेज पर गया और एक सिक्के से धीरे धीरे उन्हें खुरचना शुरू किया। पहली टिकट में, जैसा कि उम्मीद थी, कोई जीतने वाला नंबर नहीं निकला। इसलिए मैंने नाखुश होने का नाटक करते हुए दूसरी टिकट खुरची, लेकिन नतीजा फिर भी वही रहा, कोई इनाम नहीं निकला। तभी बगल में बैठे एक बड़े भाई ने मुझे देखा और दिलासा देते हुए कहा, छोटे भाई, ये चीज किस्मत का खेल है। अगर आज तुम्हारा दिन ठीक नहीं चल रहा है तो मत खुरचो। मैं उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं कहा, बल्कि तीसरी टिकट उठा ली, यानी वही टिकट जिसकी सफलता की दर 100% थी। पहले मैंने जीतने वाला नंबर खुरचा, वह 18 था। इसके बाद मैंने नीचे दिए गए नंबरों को थोड़ा थोड़ा करके खुरचना शुरू किया। जब तीसरी पंक्ति तक पहुंचा तो वहां साफ तौर पर 18 दिखाई दिया और 18 के नीचे साफ साफ 1 लाख युआन लिखा था। हालांकि मैं पहले से तैयार था, लेकिन जब मैंने सच में इन नंबरों को देखा तब भी मैं खुद को एक गहरी सांस लेने से नहीं रोकाया। इसके बाद मैंने अपने ऊपर उठते होंठों को बड़ी मुश्किल से दबाया। फिर वह टिकट लेकर काउंटर के पास गया और नाटक करते हुए मालिक से पूछा कि क्या इसमें इनाम निकला है। मालिक सिर झुकाकर फोन चला रहा था। उसने बहुत अनिच्छा से टिकट लिया और एक नजर उस पर डाली, लेकिन इसी एक नजर ने उसे ऐसा उछला दिया जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख। हे भगवान, 1 लाख! तुमने 1 लाख जीत लिया। हे भगवान, मैं यहाँ 3 साल से टिकट खुरच रहा हूँ और ज्यादा से ज्यादा 500 युआन ही जीते हैं। तुमने सिर्फ 3 टिकट खुरची और 1 लाख जीत लिया। सबकी बेहद जलन और ईर्ष्या भरी नजरों को देखकर मैंने भोलेपन से सिर खुजाया और कहा कि बस मेरी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि रकम 10,000 युआन से ज्यादा थी। इसलिए लॉटरी की दुकान सीधे भुगतान नहीं कर सकती थी। इसलिए मालिक ने बड़े उत्साह से मेरे लिए जीत का प्रमाण पत्र बनाया और मुझे पुरस्कार लेने के लिए शहर के लॉटरी केंद्र जाने को कहा। इसके बाद मैं टैक्सी लेकर शहर के लॉटरी केंद्र पहुंचा। 20% व्यक्तिगत आयकर देने के बाद 80,000 युआन सुरक्षित रूप से मेरे बैंक कार्ड में आ गए। पहले के पैसों को मिलाकर अब मेरे कार्ड में 1,30,000 से ज्यादा युआन थे। 6 अंकों का यह बैलेंस देखकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा। सुबह उठने से लेकर अब तक सिर्फ आधे दिन से थोड़ा ज्यादा समय बीता था और मैंने उतने पैसे कमा लिए थे जिन्हें एक आम इंसान को 2-3 साल में जमा करना पड़ता। इसलिए खाना खाने के बाद मैं बड़ी रकम लेकर अपने किराए के कमरे में वापस आया और अच्छी तरह से सो गया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई तब तक मैंने एक नई योजना बना ली। जेड बाजार बहुत जोखिम भरा था और आसानी से लोगों की नजर में आ जाता था। वहीं स्क्रैच लॉटरी की सीमा बहुत कम थी। कई लाख के मुख्य इनाम को जीतना मूल रूप से पूरी तरह किस्मत पर निर्भर था। तो अब पैसे कमाने का सबसे सही रास्ता सिर्फ पुरानी वस्तुओं का बाजार था। कहावत है, अशांत समय में सोना और समृद्ध समय में प्राचीन वस्तुएं। और प्राचीन वस्तुओं के बाजार का पानी जेड बाजार से भी ज्यादा गहरा था, क्योंकि यहाँ 99.9% चीजें नकली होती हैं। लेकिन अगर तुम एक असली खजाना ढूंढ लो तो दसियों लाख की बात तो छोड़ो, करोड़ों तक कमाना भी कोई सपना नहीं है और असली नकली पहचानना मुश्किल होने वाली
वाली इस दुनिया में मेरी सुपर पावर तो जैसे बाकी लोगों से कई स्तर ऊपर थी। इसलिए नाश्ता करने के बाद मैं सीधे टैक्सी लेकर जियांग है का सबसे बड़ा प्राचीन वस्तुओं का बाजार पहुंचा। यहाँ हर तरह के लोग थे। कोई चीनी मिट्टी के बर्तन बेच रहा था, कोई चित्र और सुलेख, तो कोई कांस्य की वस्तुएं और जेड बेच रहा था। दोनों तरफ के सड़क किनारे लगे स्टॉल एक दूसरे से सटे हुए थे और दूर तक देखने पर उनका अंत नजर ही नहीं आता था। इसलिए मैंने दोनों हाथ जेब में डालकर अलग अलग स्टॉलों के सामने घूमना शुरू किया और साथ ही सफलता की दर से लगातार चीजों को स्कैन करता रहा। असली होने की दर 0%, आधुनिक कलाकृति असली होने की दर 0%, लकड़ी की बनाई हुई चीज असली होने की दर 0%, पांचवी छोटी वस्तु। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मेरी आंखों के सामने हर जगह चुभने वाला 0% ही दिखाई देता रहा। कभी कभार 100% असली होने की दर दिखाई देती, लेकिन पास जाकर नीचे लिखे छोटे अक्षर देखने पर पता चलता असली होने की दर 100%। पिछले हफ्ते का तांग, राजवंश का चीनी मिट्टी का चाय का डिब्बा असली होने की दर 100%, 80 के दशक की पुरानी बाल्टी। ये देखकर मैंने बेबसी से आंखें घुमा लीं। इस प्राचीन वस्तुओं के बाजार में नकली सामान भी कुछ ज्यादा ही था। इस तरह घूमते घूमते 1 घंटे से ज्यादा हो गया और मेरी आंखें तक थक गईं। लेकिन तभी जब मैं किसी जगह रुककर आराम करने वाला था, एक सुनसान कोने में लगे सड़क किनारे के स्टॉल ने अचानक मेरा ध्यान खींच लिया। उस स्टॉल का मालिक एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी था जिसने गोल टोपी पहन रखी थी। उसके स्टॉल पर मिट्टी से सनी तरह तरह की पुरानी और टूटी फूटी चीजें पड़ी थीं। कुछ तांबे के सिक्कों पर तो हरी जंग तक जमी हुई थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी किसी कब्र से खोदकर निकाला गया हो। इसलिए मैंने आदतन सफलता की दर से एक नजर डाली। मुझे लगा था कि फिर से ढेर सारे 0% दिखाई देंगे, लेकिन उम्मीद के विपरीत स्टॉल के एक कोने में 100% असली होने की दर दिखाई दे रही थी। किंग राजवंश के क्यूआनलॉन्ग काल का बेहतरीन छोटे पत्ते वाला डिब्बा, आभूषण की वस्तु। ये देखकर मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। छोटे पत्ते वाला डिब्बा, और वह भी किंग राजवंश के क्यूआनलॉन्ग काल का। ये चीज अगर सिर्फ एक खाली डिब्बा भी हो तो नीलामी घर में इसकी कीमत कम से कम कई लाख से शुरू होगी। इसलिए मैंने अपने उत्साहित मन को दबाया और नाटक करते हुए एक टूटे हुए चीनी मिट्टी के कटोरे को पसंद किया। फिर बूढ़े आदमी से पूछा कि ये कटोरा कितने का है। दुबले बूढ़े ने जैसे ही देखा कि कोई ग्राहक आया है, उसकी आधी बंद पलकें तुरंत उठ गईं। छोटे भाई, तुम्हारी नजर अच्छी है। ये तो सोंग डायनास्टी के रू किल्न का बचा हुआ टुकड़ा है। हालांकि इसमें एक हिस्सा टूटा हुआ है, लेकिन इसका ऐतिहासिक मूल्य बहुत ज्यादा है। लगता है तुम भी इस काम को समझते हो। एक कीमत 50,000। ये सुनकर मेरे मन में ठंडी हंसी आई, क्योंकि मेरी आंखों के सामने के आंकड़े साफ साफ लिखे थे कि ये कल ही बनाया गया आधुनिक चीनी मिट्टी का बर्तन था। लेकिन मैंने उसका पर्दाफाश नहीं किया, बल्कि ऐसा दिखाया जैसे कीमत सुनकर पीछे हट गया हूँ। बहुत महंगा है। मैं तो बस कोई चीज खरीद कर घर में सजाने के लिए ले जाना चाहता था। अगर मेरी माँ को पता चला कि मैंने एक टूटे हुए कटोरे के लिए 50,000 खर्च किए हैं, तो वह मुझे पीट पीट कर मार डालेगी। छोटे भाई, जाओ मत। खरीद बिक्री में ऐसा ही होता है। दुकानदार कीमत आसमान पर रखता है और खरीदार अपनी कीमत लगाता है। तुम ही कोई कीमत बताओ। ये कटोरा तो मैं नहीं खरीद सकता, लेकिन तुम्हारा ये टूटा हुआ डिब्बा काफी पुराना और खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, मेरे पास एक मुहर है जिसे रखने की कोई जगह नहीं है। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारा यह लकड़ी का डिब्बा 300 युआन में खरीद लेता हूँ। छोटे भाई, ये डिब्बा साधारण नहीं है। ये रिपब्लिक ऑफ चाइना काल का लाल चंदन का डिब्बा है। 300 तो बिल्कुल नहीं हो सके। कम से कम 3000 युआन तो चाहिए। दादाजी, क्या आप सच में मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं? ये लकड़ी तो हल्की सी है और इसका सारा रंग भी उतर चुका है। ज्यादा से ज्यादा 500 युआन दूंगा। नहीं बेचते तो मैं अभी चला जाता हूँ, है ना? 500 तो 500 ही सही। इसे बेचकर आज की शुरुआत कर लेता हूँ। ये सुनकर मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन ऊपर से मैंने अनिच्छा का नाटक किया और फोन से 500 युआन का भुगतान कर दिया। फिर एक झटके में डिब्बा उठा लिया और जैसे ही वह मेरे हाथ में आया, मुझे उसका वजन और बनावट महसूस हुई। यह निश्चित रूप से असली था। इसलिए मैंने अपने ऊपर उठते होंठों को बड़ी मुश्किल से दबाया और बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। स्टॉल से निकलने के बाद मैंने बिल्कुल देर नहीं की और सीधे प्राचीन वस्तुओं की सड़क की सबसे बड़ी और सबसे भव्य दुकान जूबाओ पवेलियन में चला गया। इस स्तर की दुकानें कभी सड़क किनारे के स्टॉलों पर धोखा देने जैसे काम नहीं करती थीं। वे सिर्फ बड़े सौदे करती थीं और उनके पास पेशेवर मूल्यांकनकर्ता भी होते थे। मैं जैसे ही अंदर गया, पारंपरिक पोशाक पहने एक स्वागत कर्मी मुस्कुराते हुए मेरे पास आई। सर नमस्ते, क्या आप कोई वस्तु देखना चाहते हैं या कुछ बेचने आए हैं? सबसे अच्छे मास्टर को बाहर बुलाकर देखवा दीजिए। उस समय स्वागत कर्मी ने मेरे गंदे लकड़ी के डिब्बे पर नजर डाली। उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी झलकी, लेकिन उसकी अच्छी पेशेवर समझ ने उसे ज्यादा सवाल पूछने से रोक दिया। जल्द ही चश्मा लगाए और पारंपरिक चीनी कपड़े पहने एक बुजुर्ग बाहर आए। उन्होंने पहले लापरवाही से लकड़ी के डिब्बे पर नजर डाली, लेकिन जैसे ही उनकी नजर डिब्बे के नीचे की नक्काशी पर पड़ी, उनका चेहरा तुरंत बदल गया। यह छोटे पत्ते वाले लाल चंदन की गाय के बाल जैसी रेखाएं हैं और इस नक्काशी तथा पुरानी परत को देखकर साफ है कि यह चिंग डायनेस्टी के शाही निर्माण विभाग की कारीगरी है। छोटे भाई, तुम्हें यह चीज कहाँ से मिली? प्राचीन वस्तुओं के कारोबार में स्रोत नहीं पूछा जाता। आप बस
बस यह बताइए कि आप इसे खरीदेंगे या नहीं और कितने पैसे देंगे। 3 लाख। छोटे भाई, ये डिब्बा भले ही बेहतरीन है, लेकिन इसकी देखभाल ठीक से नहीं हुई और इसकी ऊपरी परत बुरी तरह खराब हो गई है। 3 लाख युआन ही हमारी जुबाओ पवेलियन की ओर से दी जाने वाली सबसे ऊंची कीमत है। ये सुनकर मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ गई। 500 युआन में खरीदा और पलटकर 3 लाख में बेच दिया। ये मुनाफा सच में बेमिसाल था, लेकिन ऊपर से मैंने फिर भी कोई भाव नहीं दिखाया, बल्कि भौहें सिकोड़ ली। 3 लाख। बुजुर्ग महोदय, क्या आप यह सोचकर मुझे बेवकूफ बना रहे हैं कि मुझे इस काम की जानकारी नहीं है? ये तो पुराने राजवंश के समय की वस्तु है। इसकी कीमत सिर्फ 3 लाख कैसे हो सकती है? अगर जुबाओ पवेलियन सच में खरीदना नहीं चाहता तो मैं सामने वाली वनबाओ हाउस में जाकर देखता हूँ। ये देखकर कि मैं जाने वाला हूँ, बुजुर्ग तुरंत बेचैन हो गए, क्योंकि अगर वे इस डिब्बे को खरीद लेते तो थोड़ी सफाई और पॉलिश करने के बाद इसे कम से कम 5 लाख में बेच सकते थे। इसलिए बुजुर्ग ने दांत भींचकर कहा, 3,50,000 यही मेरी आखिरी कीमत है। ये सुनते ही मैं रुक गया और तुरंत पीछे मुड़कर कहा, सौदा मंजूर। फोन पर पैसे आने की सूचना देखकर मेरी कुल संपत्ति अब 5 लाख युआन के करीब पहुंच चुकी थी। कल नौकरी छोड़ने से लेकर अब तक सिर्फ 1 दिन और 1 रात में मैं एक मजदूर से आधा करोड़पति बनने की स्थिति तक पहुंच गया था। जुबाओ पवेलियन से बाहर निकलने के बाद मैंने ताजी हवा की एक गहरी सांस ली। मुझे लग रहा था कि अब तो चलते समय भी मेरे कदम हवा में तैर रहे हैं। 5 लाख युआन कम नहीं थे, लेकिन इस प्रथम श्रेणी के शहर में शायद एक घर की डाउन पेमेंट के लिए भी काफी नहीं थे, और मेरा लक्ष्य इससे कहीं बड़ा था। जब प्राचीन वस्तुओं के बाजार में इतना मुनाफा था तो मुझे और ज्यादा कमाने में कोई आपत्ति नहीं थी। ये सोचकर मैं फिर से प्राचीन वस्तुओं की सड़क के अंदरूनी हिस्से में लौट गया। इस बार मैंने उन सस्ते सड़क किनारे के स्टॉलों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि सीधे छोटी दुकानों पर नजर डालने लगा। यहाँ की वस्तुएं सड़क किनारे के स्टॉलों की तुलना में थोड़ी ज्यादा महंगी और उच्च स्तर की दिखाई दे रही थीं। कई चित्र और सुलेख दीवारों पर लटके थे और कांच की अलमारियों में जेड की वस्तुएं रखी थीं। मैं चलते चलते सफलता की दर से लगातार चीजों की जांच करता रहा। असली होने की दर 0%, असली होने की दर 0%, असली होने की दर 100%। चिंग डायनास्टी के पुराने स्याही चित्र की टूटी हुई प्रतिकृति, कोई अपवाद नहीं था। ज्यादातर चीजें अब भी बेकार ही थीं। लेकिन जब मैं एक ऐसी दुकान के पास पहुंचा जो खास तौर पर चित्र और सुलेख बेचती थी, तो दीवार पर टंगी एक स्याही की पेंटिंग ने मेरा ध्यान खींच लिया। वह दूर के पहाड़ों और चीड़ के पेड़ों की पेंटिंग थी और उसके नीचे नाम टैंग बोहू का लिखा था। अगर यह असली होती तो इसकी कीमत कम से कम करोड़ों में होती। इसलिए मैंने तुरंत ध्यान केंद्रित करके उसकी ओर देखा। असली होने की दर 0%, आधुनिक उच्च गुणवत्ता वाली नकली प्रिंट। यह देखकर मैंने तिरस्कार से होंठ सिकोड़ लिए। ऐसी घटिया चीज को दुकान के बीच में टांगने की भी हिम्मत है। लेकिन जैसे ही मैं अपनी नजर हटाने वाला था, आंकड़ों की वह पंक्ति अचानक अजीब तरह से चमकी। इसके तुरंत बाद एक नई जानकारी सामने आई। छिपी हुई परत मिलने की संभावना 100%। वांग शीजी का पिंगांटिए, सोंग डायनेस्टी की उच्च गुणवत्ता वाली प्रतिकृति। यह देखकर मेरा पूरा शरीर वहीं जम गया। यहाँ तक कि मुझे लगा जैसे मेरी सांस भी रुक गई हो। मैंने सच में नहीं सोचा था कि इस पेंटिंग की परत के अंदर सोंग डायनेस्टी की सुलेख प्रति छिपी हुई होगी। हालांकि यह वांग शीजी की असली कृति नहीं थी, लेकिन सुलेख की दुनिया में सोंग डायनेस्टी की प्रतिलिपियां भी बेहद कीमती राष्ट्रीय खजाना मानी जाती। अगर मैं इसे अपने हाथ लगा लूं तो 5 लाख की बात तो छोड़ो, 5 लाख या यहाँ तक कि करोड़ों युआन कमाना भी संभव था। इसलिए मैंने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया और तभी कदम बढ़ाकर चित्र और सुलेख की दुकान में प्रवेश किया। दुकान का मालिक बड़ा पेट निकला हुआ अधेड़ आदमी था। इस समय वह आराम कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहा था। लेकिन अंदर जाने के बाद मैंने सीधे उस पेंटिंग को देखने की कोशिश नहीं की। पहले मैंने पूरी दुकान का एक चक्कर लगाया और आधुनिक चित्रों तथा सुलेख की कुछ कृतियां उठाकर देखने लगा। इसके बाद मैंने बेपरवाही का नाटक करते हुए दीवार पर लगी उस पेंटिंग की ओर इशारा किया और मालिक से पूछा कि वह कितने में बेचेगा। मोटे मालिक ने मेरी उंगली के इशारे का पीछा करते हुए जैसे ही पेंटिंग देखी, उसकी आंखों में तुरंत चमक आ गई। वह खड़ा हुआ और अपनी छाती थपथपाते हुए शेख ही बघारने लगा। नौजवान, ये मेरी दुकान का सबसे कीमती खजाना है। टंग बोहू की असली कृति सोंगशान चित्र। तुम इस ब्रश के अंदाज को देखो, इस भाव को देखो। अगर हाल ही में मेरे पैसे थोड़े फौंसे ना होते तो मैं इसे बेचने के लिए बिल्कुल नहीं निकालता। एक कीमत 2 लाख युआन, 1 पैसा भी कम नहीं होगा। ये सुनकर मैं लगभग अपनी हंसी रोक नहीं पाया। 2 लाख में एक आधुनिक प्रिंट बेचने की कोशिश कर रहा था। इस मोटे आदमी की हिम्मत सच में बहुत थी। इसलिए मैंने ठंडी हंसी के साथ उसकी बात का बेरहमी से पर्दाफाश कर दिया। मालिक, 2000 में यह आधुनिक कलाकृति दे दो, तुम बिल्कुल मुनाफे में रहोगे। अगर नहीं हुआ तो मैं किसी और दुकान में जाकर देखता हूँ। पुरानी चीजों वाली इस गली में नकली पेंटिंग्स की कोई कमी नहीं थी। अरे नहीं नहीं नहीं, 2000 ही सही। देखकर लगता है कि तुम भी खुले दिल वाले इंसान हो। इसे दोस्ती के लिए ही समझ लो। 2000 युआन मिलने की भुगतान सूचना की आवाज के साथ ही मोटा दुकानदार खुशी खुशी दीवार से पेंटिंग उतारने लगा। फिर उसने उसे सावधानी से लपेटकर मेरे हाथ में दे दिया। पेंटिंग का डिब्बा हाथ में लेते ही मेरा दिल ढोल की तरह जोर जोर से
धड़कने लगा। मुझे नहीं लगा था कि इस तरह एक सॉन्ग डायनेस्टी की प्रतिकृति सिर्फ 2000 युआन में मेरे हाथ लग जाएगी। इसीलिए खोलने की अपनी इच्छा को दबाते हुए मोटे दुकानदार को धन्यवाद देने के बाद मैं तेजी से पुरानी चीजों वाली गली से बाहर निकल गया। किराए के कमरे में लौटते ही मैंने तुरंत दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। फिर सावधानी से उस चित्र को मेज पर पूरी तरह फैला दिया। पुरानी चित्रों की परतों को आमतौर पर बहुत पतले शुआन कागज की एक के ऊपर एक परत चिपकाकर बनाया जाता है। अंदर मौजूद खजाने को नुकसान न पहुंचे, इसलिए मैं नीचे जाकर खास तौर पर एक बेहद तेज सर्जिकल ब्लेड और स्प्रे वाली पानी की बोतल खरीद लाया। सबसे पहले मैंने स्प्रे वाले पानी से चित्र के किनारे पर समान रूप से एक परत छिड़की ताकि नमी धीरे धीरे कागज में समा जाए और अंदर की चिपकी हुई परत नरम हो जाए। इसके बाद मैंने सर्जिकल ब्लेड उठाया और चित्र के कागज के किनारे के एक कोने से बहुत हल्के हाथ से एक कट लगाया। फिर मैंने चिमटी से खुले हुए कागज के हिस्से को पकड़ा और उसे थोड़ा थोड़ा करके पीछे की ओर खींचकर अलग करने लगा। इस तरह पूरे 2 घंटे लगाने के बाद परतों के अंदर छिपी हुई लिखावट आखिरकार पूरी तरह मेरे सामने दिखाई देने लगी। वह सुलेख बहुत बड़ा नहीं था, केवल लगभग 1 फुट चौकोर था, लेकिन उसके अक्षरों की लिखावट बहते पानी की तरह सुंदर और कागज के पीछे तक साफ दिखाई देने वाली थी। हालांकि लंबे समय के कारण कागज कुछ जगहों से पुराना होकर उखड़ने लगा था और किनारों पर भी थोड़ी क्षति थी, लेकिन कुल मिलाकर वह काफी अच्छी हालत में सुरक्षित था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस सुलेख के अंत और खाली जगहों पर घने रूप से तरह तरह की लाल मोहरें लगी हुई थीं। उनमें सोंग डायनास्टी के शाही संग्रह की मुहर थी, मिंग डायनास्टी के संग्रहकर्ता स्यांग युआनबियान की टेनलाई पवेलियन वाली मुहर थी और यहाँ तक कि चिंग डायनास्टी के सम्राट चेनलोंग की सबसे पसंदीदा चेनलोंग युलान जिबाओ वाली मुहर भी थी। ये सभी मोहरें इस सुलेख के व्यवस्थित रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रहने और उसकी सम्मानित पहचान का सबसे बड़ा प्रमाण थी। मैं कुर्सी पर धम्म से बैठ गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। मेरी आंखें मेज पर रखी उस लिखावट पर टिकी हुई थीं। हालांकि मुझे सुलेख की ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन मैंने इंटरनेट पर खबरें जरूर देखी थीं। कई साल पहले इसी तरह की एक सोंग डायनेस्टी की प्रतिकृति पिंगनटाई के बचे हुए हिस्से ने नीलामी में 2 से 300 मिलियन की कीमत हासिल की थी। भले ही मेरी यह कृति अपनी हालत या किसी अन्य कारण से कम कीमत पर बिके, फिर भी कम से कम करोड़ों के स्तर की बेशकीमती कलाकृति तो थी ही। 1200 युआन की शुरुआती पूंजी से लेकर करोड़ों की राष्ट्रीय धरोहर तक मुझे इसमें 48 घंटे भी नहीं लगे। मैं अभी यह सोच ही रहा था कि इस राष्ट्रीय धरोहर को सुरक्षित तरीके से पैसे में कैसे बदला जाए, तभी मेरा फोन अचानक कंपन लगा। फोन उठाकर देखा तो एक अनजान नंबर था। मैंने भौहें सिकोड़ ली और फिर कॉल उठा ली। इसके बाद फोन के दूसरी तरफ से एक धीमी और थोड़ी भारी आवाज वाला आदमी बोला, आज जुबाओगे में जितान का डिब्बा बेचने वाले दोस्त हो, है ना? तुम कौन हो? तुम्हें मेरा फोन नंबर कैसे पता? भाई, घबराने की जरूरत नहीं है। पुरानी चीजों के कारोबार में कोई राज नहीं होता। तुम सड़क किनारे के स्टॉल से 500 युआन में 35 लाख कीमत वाला जितान का डिब्बा खरीद कर असली चीज पहचान सके, इससे साबित होता है कि तुम्हारी नजर बहुत तेज है। मेरे हाथ में एक बड़ा सौदा है। कल रात शहर के बाहर युनशुई मैनर में कुछ अभी अभी जमीन से निकली बेहद कीमती चीजों की जांच करवानी है। मैंने तुम्हारी काबिलियत देखी है। अगर तुम असली सामान चुनने में मेरी मदद कर सको तो कमीशन कम से कम 10 लाख से शुरू होगा। आओ या मत आओ, आज रात जल्दी फैसला मत करना। फोन में आती व्यस्त लाइन की आवाज सुनते हुए मैंने अपनी आंखें सिकोड़ ली। लगता है मैंने अभी तक पुरानी चीजों के कारोबार की गहराई को कम आंका था। मैंने केवल जुबाओ गे में एक बार अपना हुनर दिखाया था और पहले ही किसी की नजर में आ गया था। इतना ही नहीं, सामने वाले ने 500 युआन में सड़क किनारे से खरीदे गए मेरे जितान के डिब्बे तक की पूरी जानकारी निकाल ली थी। यह तथाकथित बड़ा सौदा निश्चित रूप से एक बेहद खतरनाक काले बाजार का लेन देन था। लेकिन अगर यह पहले की बात होती तो शायद मैं डरकर उसी रात टिकट खरीद कर भाग जाता। लेकिन अब मेरे पास हर चीज की सफलता की दर देखने की क्षमता थी, इसलिए ये सारी चीजें मेरे लिए बिल्कुल समस्या नहीं थी। मेरे होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। जब तुम लोग खुद पैसे लेकर मेरे दरवाजे तक आ रहे हो तो मैं भी जाकर देखता हूँ कि आखिर यह पानी कितना गहरा है। अगली सुबह का समय आते ही मैंने उस पिंगानटिए को बेचने की जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि इस स्तर की राष्ट्रीय धरोहर को अगर किसी भी खरीदार को यूं ही बेच दिया जाता तो न केवल वह इसकी कीमत बुरी तरह कम कर सकता था, बल्कि मेरी जान को भी खतरा हो सकता था। और इस समय मैं बस थोड़े पैसे वाला एक साधारण इंसान था। अगर सच में ऐसा कोई बड़ा आदमी सामने आ गया जो काले और सफेद दोनों तरह की ताकतों से जुड़ा हो, तो मेरे पास पलटकर जवाब देने तक की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसलिए मैंने सीधे टैक्सी ली और जियांगहे सिटी के सबसे बड़े बैंक पहुंच गया। फिर 2000 युआन देकर सबसे ऊंचे स्तर का एक सुरक्षित लॉकर किराए पर लिया। उस पिंगानटिए को अच्छी तरह से अंदर बंद करने के बाद ही मेरे दिल पर रखा बोझ कुछ हल्का हुआ। जैसे जैसे रात ने पूरे जियांगहे सिटी को अपनी चादर में ढक लिया, मैं SMS में दिए पते के अनुसार टैक्सी लेकर उत्तरी इलाके में स्थित युनशुई मैनर पहुंच गया। ऊपर से यह जगह आम लोगों के लिए बंद एक निजी क्लब थी। असल में ये एक सुनसान और वीरान इलाके में स्थित थी, जहां आसपास एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। टैक्सी ड्राइवर मुझे उतारते ही एक झटके में गाड़ी भगाकर वहां से निकल गया, मानो उसे किसी अनावश्यक मुसीबत में फंसने का डर हो। ये देखकर मैंने बेबसी से अपना सिर खुजाया, फिर एक अंधेरी और सुनसान पगडंडी पर आगे बढ़ने
जाने लगा। लेकिन मैं अभी मुख्य दरवाजे तक पहुंचा भी नहीं था कि अचानक अंधेरे से दो हटे कट्टे सूट पहने आदमी बाहर निकल आए। क्या काम है? आज पहाड़ में कोई समझ नहीं है, तुम्हारे मालिक ने ही मुझे बुलाया है बड़े सौदे के लिए एक आदमी ढूंढने। उनमें से एक हट्टे कट्टे आदमी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, तभी उसके कान में लगे वॉकी टॉकी से मुझे अंदर जाने देने का आदेश आया। इसके बाद उसने रास्ते से हटते हुए कहा कि 7वें मास्टर दूसरी मंजिल पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। हवेली के अंदर जाते ही वहां की सजावट बेहद भव्य और आलीशान थी, जो बाहर के माहौल से बिल्कुल अलग थी। लेकिन तभी छिपाव पहने एक खूबसूरत महिला मेरे पास आई। वह मुझे एक निजी कमरे के दरवाजे तक ले गई। जैसे ही भारी दरवाजा खोला गया, अंदर का माहौल देखकर मुझे तुरंत एक दबाव सा महसूस हुआ। विशाल कमरे के अंदर एक बहुत बड़ी लंबी मेज रखी थी। मेज के ठीक बीच में 40 साल से ज्यादा उम्र का एक अधेड़ आदमी बैठा था। बिना अनुमान लगाए भी साफ था कि यही बॉडीगार्ड के बताए हुए 7वें मास्टर थे। और 7वें मास्टर के बाईं ओर लगभग 60 साल की उम्र के 3 बूढ़े बैठे थे। उनकी वेशभूषा और उनका रुतबा देखकर लगता था कि वे सभी पुरानी चीजों के कारोबार की दुनिया के नामी गिरामी विशेषज्ञ थे। मेरे आते ही सभी का ध्यान मेरी ओर चला गया। उनमें से सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा पहने एक विशेषज्ञ ने तिरस्कार से ठंडी हंसी छोड़ी। 7वें मास्टर, क्या आप कुछ ज्यादा ही मजाक नहीं कर रहे हैं? आज इतना बड़ा सौदा है, हमें 3 बूढ़ों को बुलाया, ये भी ठीक है, लेकिन साथ में इस ऐसे लड़के को क्यों ले आए जिसके चेहरे पर अभी ठीक से मूछें भी नहीं आई हैं? ओल्डली, किसी को उसके रूप से मत आंकना। इतना ही नहीं, इस छोटे भाई ने कल पुरानी चीजों वाली गली के एक स्टॉल से सिर्फ 500 युआन में चेनलोंग काल का जेटन आभूषण डिब्बा खरीदा था। उसकी नजर तुम लोगों से कम नहीं है। यह सुनते ही उन तीनों बूढ़ों के चेहरों पर मौजूद तिरस्कार कुछ कम हो गया, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में दुश्मनी की कुछ झलक थी। लेकिन मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि एक कुर्सी खींचकर चुपचाप बैठ गया। फिर सीधे मुद्दे पर आते हुए बोला, 7वें मास्टर, औपचारिक बातें छोड़िए, मुझे नियम पता है, सामान कहाँ है? मेरी बात सुनकर 7वें मास्टर जोर से हंसे। इसके बाद उन्होंने ताली बजाई। तुरंत कमरे का दरवाजा खुला और कई बॉडीगार्ड बेहद सावधानी से 3 लकड़ी के बक्से उठाकर अंदर आए। और जैसे ही बक्से खोले गए, मिट्टी की तेज गंध के साथ रासायनिक दवा जैसी गंध सीधे नाक में आ गई। ये तीनों सामान मेरे आदमियों ने अभी अभी लुआओयांग से निकाले हैं। कहा जा रहा है कि ये शंगझो काल के कांस्य बर्तन और तांग डायनेस्टी के अंतिम संस्कार में रखे जाने वाले सामान हैं। आज रात एक बड़ा खरीदार इन्हें देखने आएगा। उसने 2 करोड़ युआन की कीमत लगाई है। लेकिन मैं 7वां मास्टर कारोबार में पक्के सबूतों पर भरोसा करता हूँ। आज तुम चारों में से जो भी इन तीनों चीजों के असली या नकली होने की बात साफ साफ बता देगा। मेज पर रखे ये 10 लाख युआन उसी के होंगे। उसकी बात खत्म होते ही पास खड़े एक आदमी ने सीधे एक काला ब्रीफकेस मेज पर फेंक दिया। उसके अंदर बिल्कुल नई 100 युआन की नोटों की गड्डियां भरी हुई थीं। लाल लाल नोटों को देखते ही उन तीनों बूढ़ों की आंखें सीधी हो गईं। वे ऐसे थे जैसे खून की गंध सूंघकर शार्क उसकी ओर दौड़ती है। उन्होंने दस्ताने और आवर्धक शीशे उठाए और उन वस्तुओं की ओर झपट पड़े, लेकिन मैं नहीं हिला, बस चुपचाप कुर्सी पर बैठा रहा और अपनी सफलता की दर देखने की क्षमता खोल दी। अगले ही पल तीनों वस्तुओं की जानकारी बिल्कुल साफ साफ मेरी आंखों के सामने दिखाई देने लगी। पहली चीज टांग संचाई का एक ऊंट था। उसके ऊपर मिट्टी पूरी तरह चिपकी हुई थी और देखने में वह बेहद पुरानी लग रही थी, लेकिन मेरी नजरों में उसके ऊपर एक लाइन दिखाई दे रही थी, असली होने की दर 0%, पिछले महीने ही बनाया गया नकली पुराना सामान। दूसरी चीज सोंग डायनेस्टी का एक सैन्य दवा रखने वाला चीनी मिट्टी का कटोरा था, वर्तमान में अम्लीय दवा से पुराना बनाया गया था। तीसरी चीज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी, वह कई दर्जन किलो वजनी कांस्य का एक चौकोर बर्तन था। उसके ऊपर लाल और हरे रंग की कांस्य जंग पूरी तरह उगी हुई थी, जिसे देखकर कोई भी धोखा खा सकता था। असली होने की दर 0%, आधुनिक ढलाई और रासायनिक तरीके से बनाई गई नकली जंग। इन तीनों चीजों को देखने के बाद मैं मन ही मन ठंडी हंसी हंसा। ये किसी भी तरह अभी अभी जमीन से निकली हुई बेशकीमती प्राचीन वस्तुएं नहीं थीं। साफ तौर पर ये तीनों बेहद घटिया नकली सामान थे और नकली बनाने का तरीका भी बेहद खराब था। जिस विशेषज्ञ के पास थोड़ा भी वास्तविक अनुभव हो, वह इन्हें ध्यान से देखकर आसानी से पहचान सकता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वे तीनों तथाकथित पुराने विशेषज्ञ टॉर्च और आवर्धक शीशा लेकर पूरे 20 मिनट तक देखने के बाद भी आपस में इकट्ठा होकर फुसफुसाने लगे। आखिर में सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा पहने ओल्डली आगे आया और बेहद उत्साहित होकर 7वें मास्टर से बोला, 7वें मास्टर, बहुत बड़ी खुशी की बात है, हम तीनों बूढ़ों ने इन तीनों चीजों को बहुत ध्यान से देखा है। तीनों की तीनों एकदम असली हैं, खासकर यह कांस्य बर्तन। इसका आकार बहुत बड़ा है और इस पर लिखावट भी साफ है। यह निश्चित रूप से शंगझो काल की एक बेशकीमती वस्तु है। 2 करोड़ की बात तो छोड़िए, अगर इसे नीलामी में रखा जाए तो 3 करोड़ भी कम पड़ जाएंगे।
हाँ, सातवें मास्टर, इस टंग संचाई का रंग भी कमाल का है। बधाई हो सातवें मास्टर, आपको खजाना मिल गया। अच्छा, छोटे भाई, तुमने तो इसे छुआ तक नहीं। क्या तुम इसे देखने की जहमत नहीं उठाना चाहते, या फिर तुम इसे समझ ही नहीं पा रहे हो? मैंने सामने रखा चाय का कप उठाया और हल्का सा घूंट लिया। फिर मेरी आंखों में एक हल्की चमक दिखाई दी, क्योंकि अभी अभी मैंने अपनी सफलता की दर देखने की क्षमता से इन तीनों बूढ़ों की जानकारी भी देख ली थी, और मुझे पता चला कि इनके आपस में मिलकर यह पूरा खेल रचने की संभावना पूरे 100% थी। लगता है ये तीनों बूढ़े पहले से ही कब्र लुटेरों के साथ मिले हुए थे। वे सातवें मास्टर के इस कारोबार से अनजान होने का फायदा उठाकर मिलकर यह बड़ा खेल रच रहे थे। इन 3 घटिया नकली सामानों के जरिए सातवें मास्टर से 2 करोड़ युआन ऐंठने की योजना थी, और सातवें मास्टर ने मुझे बुलाया था असल में इसलिए क्योंकि उसे इन तीनों पर शक हो गया था। वह बिना किसी पृष्ठभूमि वाले एक बाहरी आदमी को ढूंढना चाहता था ताकि इस खेल में एक अनजान बदलाव लाया जा सके। अब जब मैं सच्चाई देख चुका था तो फिर सब आसान था। इसीलिए मैंने चाय का कप नीचे रखा और खड़ा हो गया। धन्यवाद, ये 10 लाख युआन मैं लेकर रहूंगा। क्या तुम जैसे अनुभवहीन लड़के की इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? ये तीनों राष्ट्रीय खजाने, हम तीनों इसे अच्छी तरह जांच चुके हैं। यहाँ तुम्हारी बात की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने उनकी चीख पुकार पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और सीधे उस कांस्य के चौकोर बर्तन के सामने जाकर खड़ा हो गया। फिर मैंने सातवें मास्टर की ओर मुड़कर कहा, सातवें मास्टर, अगर ये असली है तो इस कांस्य बर्तन की कीमत करोड़ों में है। लेकिन अगर मैं अभी इसे तोड़ दूं तो क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगे? अगर तुम साबित कर सकते हो कि यह नकली है तो तुम इसे बेझिझक तोड़ सकते हो। लेकिन अगर साबित नहीं कर पाए तो आज रात तुम और ये तीनों बूढ़े कोई भी युनशुई मैनर से बाहर नहीं जा पाएगा। सातवें मास्टर की बात खत्म होते ही कमरे में मौजूद दर्जनों बॉडीगार्डों ने एक साथ अपनी रबर की लाठियां निकाल ली। ये देखकर उन तीनों बूढ़ों के चेहरे डर के मारे सफेद पड़ गए। सातवें मास्टर, ये क्या है? आपका मतलब क्या है? क्या आप सच में एक अनुभवहीन लड़के पर भरोसा करेंगे और हम पर विश्वास नहीं करेंगे? लेकिन इस समय मुझे उनकी बकवास सुनने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। मैंने सीधे पास खड़े बॉडीगार्ड के हाथ से एक स्टील की फोल्डिंग लाठी छीन ली। फिर उस कांस्य के चौकोर बर्तन पर पूरी ताकत से वार कर दिया। ठांग, एक जोरदार आवाज के साथ। जो कांस्य बर्तन मूल रूप से बेहद मजबूत होना चाहिए था, वह मेरी एक ही चोट से सीधे एक कोने से टूट गया और उसके अंदर बेहद नया, यहां तक कि चमकता हुआ आधुनिक धातु का हिस्सा दिखाई देने लगा। यह दृश्य देखते ही पूरे कमरे में मुर्दे जैसी खामोशी छा गई। शंखझों काल की बेशकीमती वस्तु, क्या आप इस टूटे हुए हिस्से को देखकर यह नहीं बता सकते कि इसमें आधुनिक मिश्र धातु भी मिली हुई है? प्राचीन लोग कांस्य गलाने के लिए लकड़ी का कोयला इस्तेमाल करते थे, इसलिए उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते थे। लेकिन यह चीज आधुनिक इलेक्ट्रिक भट्टी में गलाकर बनाई गई है। इसमें एक भी छोटा छेद नहीं है। ओल्ड ली उस चमकते हुए टूटे हिस्से को देखता रहा और अचानक धड़ाम से घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर छलनी की तरह कांप रहा था। लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने मुड़कर वह टैंक संचाई का ऊंट उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे भी जमीन पर जोर से दे मारा। धड़ाम! वह मूर्ति तुरंत दर्जनों टुकड़ों में टूट गई। मैंने उन टुकड़ों में से सबसे बड़ा आधार वाला टुकड़ा उठाया और उसे पलटकर सातवें मास्टर को दिखाया। उस आधार के अंदर आधुनिक सांचे से एक छोटी सी अंग्रेजी लाइन खुदी हुई थी, आधुनिक निर्मित। ये दृश्य देखते ही पता नहीं कौन सा बॉडीगार्ड अपनी हंसी रोक नहीं पाया और वहीं जोर से हंस पड़ा। वहीं सातवें मास्टर का चेहरा इस समय गुस्से से कड़ाही की तली की तरह काला पड़ चुका था। अच्छा, तुम तीनों बूढ़ो, तुम लोगों ने बाहर वालों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत कैसे की? इन्हें बाहर घसीट कर ले जाओ, एक एक पैर तोड़ दो, फिर इन्हें नदी में फेंक कर मछलियों को खिला देना। इसके बाद दर्जनों बॉडीगार्ड एक साथ उन तीनों पर टूट पड़े और उन्हें घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गए। कुछ ही देर में कमरा फिर से शांत हो गया। सातवें मास्टर ने गहरी सांस ली और अपने मन को शांत किया। फिर मेरी ओर देखने का उसका नजरिया प्रशंसा और सावधानी से भर गया। छोटे भाई, तुम्हारा साहस भी कमाल का है और नजर भी। मैंने दशकों तक इस दुनिया में काम किया है, लेकिन आज इन तीनों बूढ़ों के हाथों लगभग फंस ही गया था। ये 10 लाख युआन तुम्हारे ही हैं। मैंने बिना किसी भाव के ब्रीफ केस उठाया। मैंने नोटों तक को गिनने की जहमत नहीं उठाई और मुड़कर जाने लगा। समय रहते फायदा लेकर निकल जाना ही काले बाजार में अपनी जान बचाने का सबसे बड़ा नियम था। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचने वाला था, सातवें मास्टर ने अचानक पीछे से मुझे आवाज दी, छोटे भाई जरा रुकना। चूंकि तुमने मेरे 2 करोड़ युआन बचाए हैं, इसलिए मैं तुम्हें खाली हाथ वापस नहीं जाने दे सकता। मेरे पास एक और छोटी सी चीज है। इसे मैंने कई साल पहले खुद खरीदा था, लेकिन आज तक इसकी पहचान नहीं कर पाया। अगर तुम इसे देखकर बता सको तो मैं तुम्हें 50 लाख और दूंगा। मैंने अपने कदम रोक दिए और पीछे मुड़कर देखा। सातवें मास्टर ने अपनी जेब से लगभग हथेली के आकार का एक रेशमी डिब्बा निकाला और
उसे मेज पर रख दिया। अंदर एक पूरी तरह गहरे पीले रंग का हल्का पारदर्शी पत्थर रखा था। उस पत्थर पर कोई नक्काशी नहीं थी, वह बस एक चौकोर कच्ची मुहर जैसा पत्थर था। मैं पहले सीधे मना करना चाहता था, लेकिन मेरी सफलता की दर देखने की क्षमता ने एक चौंकाने वाली जानकारी दिखाई। असली होने की दर 100%। चिंग डायनास्टी का उच्चतम गुणवत्ता वाला टियनहुआंग कच्चा पत्थर। छिपी हुई जानकारी। नीचे लगी मिट्टी हटाने पर ची बाइशी द्वारा खुद बनाई गई मुहर के निशान मौजूद हैं। ये देखते ही मेरा दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि पुरानी चीजों की दुनिया में एक कहावत है, एक लियांग टियनहुआंग की कीमत 10 लियांग सोने के बराबर होती है। यह चीज सोने से भी 10 गुना से ज्यादा कीमती थी। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि यह सिर्फ एक बेहतरीन टियनहुआंग पत्थर नहीं था, बल्कि यह चीनी चित्रकला के महान गुरु ची बाइशी द्वारा अपने शुरुआती वर्षों में खुद तराशी गई मुहर थी। बस इसके नीचे लगी मिट्टी को साफ कर दिया जाए तो इसकी कीमत निश्चित रूप से 50 लाख युआन से कम नहीं होगी। इसलिए मैंने अपने दिल की जबरदस्त खुशी को जबरन दबा लिया। चेहरे पर कोई भाव न आने देते हुए मैं वापस मेज के पास गया। फिर दिखावे के लिए उस टियनहुआंग पत्थर को उठाकर ध्यान से देखने लगा। इसके बाद मैंने सिर हिलाया, एक लंबी सांस भरी और कहा,